नमस्कार दोस्तों, आर्ट्स वाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल साइंस, जो कि क्लास 10th के लिए है। चैप्टर में फर्स्ट देखेंगे दोस्तों, जो कि है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, जो कि VVI क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? आंसर है दोस्तों, यह आवश्यक नहीं है कि हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले ले। यह आवश्यक नहीं है कि सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले ले। सामाजिक भिन्नता के कारण लोगों में क्या विभेद की विचारधारा अवश्य बनती है, परंतु यह विभिन्नता कहीं कहीं पर समान उद्देश्य के कारण मूल का भी काम करती है। सामाजिक विभाजन एवं सामाजिक विभिन्नता में क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन एवं सामाजिक विभिन्नता में क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन तब होता है, कब होता है? तो जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। जैसे स्वर्णों और दलितों के बीच का अंतर क्या है, एक सामाजिक विभाजन है। स्वर्णों और दलितों के बीच का अंतर क्या है, एक सामाजिक विभाजन है। क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित, सुविधाविहीन एवं भेदभाव के शिकार हैं, जबकि स्वर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधायुक्त हैं। स्वर्ण क्या है, आमतौर पर संपन्न एवं सुविधायुक्त हैं। दलितों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, परंतु इन सब के बावजूद जब क्षेत्र अथवा राष्ट्र की बात होती है, तब इन सब के बावजूद जब क्षेत्र अथवा राष्ट्र की बात होती है तो सभी एक हो जाते हैं। स्वर्ण हो या दलित हो, किसी भी धर्म के हो या जाति को, सब क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। देश का अगर बात हो तो एक हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा दोस्तों, हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। भिन्नता तो रहती है, लेकिन सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लोग जान लिया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं? आंसर है दोस्तों, सामाजिक अंतर एवं सामाजिक विभाजन में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। क्या है, बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। सामाजिक अंतर क्या है, दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। स्वर्णों और दलितों का अंतर क्या है, एक सामाजिक विभाजन है। स्वर्णों और दलितों का अंतर क्या है, एक सामाजिक विभाजन है। क्योंकि दलित संपूर्ण देश में क्या है, आमतौर पर गरीब, वंचित एवं बेघर हैं और भेदभाव के शिकार भी हैं। जबकि स्वर्ण क्या है, आमतौर पर संपन्न एवं सुविधायुक्त हैं। अर्थात दलितों को यह महसूस होने लगता है कि वो दूसरे समुदाय के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, बड़ा हो जाता है, तो सामाजिक विभाजन कहलाता है। स्वर्णों और दलितों का बीच का अंतर क्या है, सामाजिक विभाजन कहलाता है। और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वो दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर क्या है, सामाजिक विभाजन कहलाता है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर भी सामाजिक विभाजन है। स्वर्णों और दलितों का अंतर भी सामाजिक विभाजन कहलाता है। पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको भरपूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि VVI है, लॉन्ग में पूछा जाता है ये।
सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। इसका आंसर है दोस्तों, सामाजिक विभाजन दुनिया के अधिकतर देशों में क्या किसी न किसी रूप में मौजूद है। किसी न किसी रूप में क्या मौजूद है। यह विभाजन राजनीतिक रूप अख्तियार करती है। यह विभाजन राजनीतिक रूप अख्तियार करती है, दिखाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना और विभिन्न समूह से अलग अलग वायदे करना स्वाभाविक बात है। राजनीतिक दलों के लिए क्या है, सामाजिक विभाजनों की बात करना, विभिन्न समूह से अलग अलग वायदे करने का स्वाभाविक बात है, उनका नेचर है वो। हमारा देश भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है। भारत में क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को मतदान के माध्यम से चुनकर देश की सांसद या राज्य की विधानसभा में भेजती है। देश की सांसद या राज्य की विधानसभा में भेजती है। भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन का असर देश की राजनीति पर भी बहुत हद तक पड़ता है। भारतीय लोकतंत्र में क्या है, सामाजिक विभाजन का असर क्या होता है, राजनीति पर भी बहुत हद तक पड़ता है। साथ ही सरकार की नीतियाँ भी प्रभावित होती हैं। अगर भारत में पिछड़ों एवं दलितों के प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से ही खारिज करती रहती तो आज भारत विखंडन के कगार पे होता। उसके मांग को विखंडन मतलब नहीं मानती तो क्या होता, भारत आज विखंडन हो जाता, अलग हो जाता। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का भी लक्षण है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का भी काम करती है। परिमाणतः कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता है और यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत करने में भी सहायक होता है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनाव के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं, उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के फलस्वरूप ही भारतीय लोकतंत्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है। जैसा कि हम लोगों ने जाना, भारतीय लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में का संक्षिप्त वर्णन करें। संक्षिप्त वर्णन करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर का सामाजिक न्याय के संदर्भ में इसका संक्षिप्त वर्णन करें। इसका आंसर है दोस्तों, 70 के दशक से पहले भारत की राजनीति स्वर्ण सुविधाप्रस्त हित समूहों के हाथों में थी। 70 से पहले अर्थात 1967 तक भारतीय राजनीति में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व था। स्वर्ण जातियों का वर्चस्व था। 70 से 90 तक के दशक के बीच स्वर्ण और मध्यम पिछड़ों के उपरांत पिछड़ी जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति की अवधारणाएं राजनीतिक गलियारों से उपस्थित दर्ज कराती रही और नीतियों को प्रभावित करती रही। भारतीय राजनीति के इस महामंथन में पिछड़ों और दलितों का संघर्ष क्या प्रभावी रहा। पिछड़ों और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा है। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों बिहार के संदर्भ में पश्चिम में झुकता दिखाई दे रहा है, उसके पक्ष में दिखाई दे रहा है। सरकार की नीतियों के सभी परिदृश्यों में दलित न्याय की पहचान सबके केंद्र बिंदु का विषय बन गया है। 1970 से पहले है स्वर्ण का वर्चस्व था। 1970 से 90 के बीच पिछड़ा एवं सवर्णों का क्या था, उनके बीच संघर्ष रहा
1990 के बाद पिछड़ों जाति का वर्चस्व रहा और अभी वर्तमान में दलितों का वर्चस्व रहा है। इसका केंद्र बिंदु विषय बन गया है। जैसे कि बिहार में भी नीतीश कुमार है, जब वो अपने आए थे जब समय में तो पिछड़े जाति से हैं, उनका वर्चस्व था उस समय। उससे पहले लालू जी का था, अभी नीतीश कुमार जी का है, से वर्चस्व रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है? आंसर है दोस्तों, भारत में विभिन्न जाति के लोग रखते हैं। भारत में क्या विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हों। भारत में क्या विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं। यहाँ जातिगत विशेषता पाई जाती है। भारत में क्या जातिगत विशेषता पाई जाती है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। दुनिया भर के सभी समाज में सामाजिक असमानता और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। भारत इससे अछूता नहीं है। भारत की तरह दूसरे देशों में भी पेशा का आधार क्या है? वंशानुगत है। पेशा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वयं ही चला जाता है। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। यह व्यवस्था जब अस्थायी हो जाती है तो श्रम विभाजन का अतिवादी रूप कहलाता है, जिसे हम जाति के नाम से पुकारने लगते हैं। जाति के नाम से पुकारने लगते हैं जिसे हम जाति के नाम से पुकारने लगते हैं, जैसा कि हम लोगों ने जाना दोस्तों। और इनके बेटियों की शादी आपस के समुदाय में ही होती है और खान पान भी समान समुदाय में ही होता है। अधिकांश लोग जाति के अनुसार ही चुनाव में क्या वोट करते हैं। अधिकांश लोग जाति के अनुसार, धर्म जाति के अनुसार ही चुनाव में क्या करते हैं? वोट करते हैं, मतदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। जातिगत असमानताएं जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते? इसके 2 कारण बतावें। भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते, इसके 2 कारण हैं। आंसर है दोस्तों, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते? इसके 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया गया है कि उसमें मात्र एक जाति के मतदाता रहें। ऐसा हो सकता है कि एक जाति के मतदाता की संख्या अधिक हो सकती है, परंतु दूसरे जाति के मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अतएव हर पार्टी एक या एक से अधिक जाति के लोगों का भरोसा करना चाहता है। एक से अधिक पार्टी का भरोसा करना चाहता है। अगर जातीय भावना, पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, अगर जातीय भावना अस्थायी और अटूट होती तो जातीय गोलबंदी पर सत्ता में आने वाली पार्टी की कभी हार नहीं होती। यह माना जा सकता है कि क्षेत्रीय पार्टियां भी जातीय गुटों से संबंध बनाकर सत्ता में आ जाते हैं, परंतु अखिल भारतीय चेहरा पाने के लिए जाति विहीन सांप्रदायिकता पर विचार रखना आवश्यक होगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए किसी एक धर्म के बारे में नहीं सोचना रहता है, उनको सब धर्म को लेकर चलना रहता है और सभी जातियों को मिलाकर ही पार्टी बनाया जाता है। इसलिए भारत में क्या है, भारत में जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके 2 कारण निम्नलिखित हैं, जैसा कि जान लिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो आंसर है, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए अनेक प्रावधान किए गए, जिनके 2 इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। भारत में
श्रीलंका में क्या है, बौद्ध धर्म को अपनाया गया है। पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को दर्जा दिया गया है। उसके विपरीत भारत का संविधान क्या है, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। भारत में क्या विशेष दर्जा नहीं देता है किसी भी धर्म को, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव क्या असंवैधानिक घोषित है। किसी भी धर्म को भारत में दर्जा नहीं दिया गया है, उसे असंवैधानिक घोषित किया गया है। जैसा कि दोस्तों हम लोग ने क्लास 10th चैप्टर में फर्स्ट लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।